नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा और नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। जापान ने एक सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है मून के सरफेस पर। अब जापान ओवरऑल 5वां देश बन चुका है। यूएसए, यूएसएसआर, चाइना और इंडिया के बाद अब जापान का नंबर आ चुका है सॉफ्ट लैंडिंग करने के मामले में ऑन द मून सरफेस। हालांकि जिस तरीके से चंद्रयान 3 एक कंप्लीट सक्सेस था, लैंडर काम किया, रोवर बाहर निकला, जापान के मामले में कुछ दिक्कत आ गई है। इनका लैंडर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है प्रॉपरली। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल कोनिचिवा बेसिकली मीन्स हेलो, मतलब जापान ने मून को हेलो किया है। मगर जो इनका स्लिम स्पेसक्राफ्ट है, जी हाँ, लैंडर का नाम है स्लिम, जब ये लैंड कर रहा था तो लग रहा है कुछ दिक्कत है और इसके सोलर पैनल अभी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइनीज मीडिया बाय द वे इस बात को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है कि जापान का लूनर क्राफ्ट मून पर लैंड तो कर गया मगर ये सोलर पावर जनरेट नहीं कर पाएगा। उसके अलावा ये 100% वर्किंग कैपेसिटी में है या नहीं है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। खैर, सोलर पावर जनरेट नहीं कर पाएगा। वैसे आप मान लीजिए जिस काम के लिए इसको भेजा गया था मून के स्टडी करने के लिए, ये प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जापान का मिशन किस बारे में था, यहाँ क्या गड़बड़ी हुई है और क्या ये इंडिया और जापान वाला मिशन है जो हम सुन रहे थे इंडिया और जापान मिलकर भी एक लॉन्च करेंगे मिशन, क्या ये वही है? ओके, सो जापान ने रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप चला है। इन्होंने खुद का रॉकेट यूज किया है, मित्सुबिशी रॉकेट, और एक मून लैंडर लॉन्च कर दिया है और काफी लंबे सफर के बाद इवेंचुअली मून के सरफेस पे पहुंच गया। और इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसका एक्रोनिम बनता है स्लिम। ना जापान का जो स्लिम मिशन है ये मून के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं करेगा। जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने एक बहुत ही डिफिकल्ट एरिया चुना और लैंडिंग के लिए, बट स्लिम मिशन ये है काफी हद तक मून का सेंट्रल एरिया, वहां पे इसने लैंडिंग करी है। और जितना मैं जापान के मिशन को स्टडी करता हूँ और उतना ही मेरे मन में इसरो के प्रति प्रशंसा और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जापान का जो मिशन है इसकी टोटल कॉस्ट है $121 मिलियन, मतलब आप रफली कह लीजिए 1000 करोड़ रुपए के आसपास। इन्होंने 1000 करोड़ रुपीस खर्च करके आप कह लीजिए सिर्फ एक लैंडर जो लैंड करेगा मून के सरफेस पर और मून को स्टडी करेगा, बट ये भी प्रॉपरली नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सोलर पैनल प्रॉब्लम। जबकि इसरो ने इससे 60% कॉस्ट पे ही कर दिया, मतलब 600 करोड़ रुपए खर्च करके लैंडर उतारा मून के सरफेस पर, लैंडिंग की और रोवर निकला, उसने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान जैसे देश बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है, वो भी अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसरो ने, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान जैसे देश बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है, वो भी अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसरो ने कितने आसानी से किया था एट मच लोअर कॉस्ट। और अभी तो देखिए इंडिया और जापान का ज्वाइंट मून मिशन है, ये लॉन्च होना बाकी है। जो ये स्लिम मिशन है ना, ये वैसे साइज में काफ़ी छोटा है। मैक्सिमम रेव मास था इसका 120 kg के आसपास और जो लॉन्च मास था 590 kg के आसपास था। वेयर एज जो इसरो और जापान मिलकर मून मिशन लॉन्च करेंगे, इसका नाम होगा लूपेक्स मिशन। इसका फुल फॉर्म है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और अगर यहाँ आप सोच रहे हैं कि पोलर लिखा है तो क्या इंडिया फिर से साउथ पोल पे जाएगा मून के, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल सही। इंडिया जब जाता है मून पे तो हम लोग फोकस करते हैं वाटर के एग्जिस्टेंस पे, कि पानी कहाँ पर होगा, मेन काम की बात कहाँ पे है, कि हम साउथ पोल पे किस तरीके से लैंड करेंगे, मून के रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। तो साउथ पोल की लैंडिंग हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे जापान के साथ। और जो लॉन्च मास होगा ना इंडिया और जापान के मिशन का, ये 6000 किलोग्राम का होने वाला है। इट विल ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल ऑफ मिशन। हालांकि इसको अभी लॉन्च होने में टाइम लगेगा, ये 2026 के आसपास लॉन्च होगा। कुछ एस्टिमेट ये भी बता रहे हैं कि 2027 या 28 तक भी लॉन्च हो सकता है, बट ये पहली बार होगा जब इंडिया मून के सरफेस पर जाएगा एक और कंट्री के साथ। और मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ, एक बार ऑब्जर्व करके देखो इंडिया के अलावा कितने और कंट्रीज ने मून पे प्रॉपर लैंडिंग करने की कोशिश करी है, मगर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, वो फेल कर गए हैं। मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा कि लूनर 25 मिशन रशिया का फेल कर गया था। उससे पहले अगर आप जाओगे तो एक लूनर फ्लैश लाइट मिशन था नासा का, ये भी फेल कर चुका है। और यूएई ने भी लैंड करने की कोशिश करी थी, मैरिक्स लूनर मिशन, बट ये भी फेल कर गया। इससे पहले जापान भी एक मिशन था जिसमें ये लोग एक लैंडर और रोवर दोनों लेकर गए थे मून के सरफेस पर, और इसमें मिशन का नाम था हकुटो आर। ये मिशन भी फेल कर गया। इमेजिन करके देखो, मुझे अच्छे से याद है जब इंडिया का चंद्रयान 2 फेल हुआ था ना,
इंटरनेशनली इतनी बड़ी न्यूज़ बनी थी, इंडिया दुखी थे। मैं सोच नहीं सकता कि इन कंट्रीज़ में इतने फेलियर होते हैं स्पेस को लेकर, कि इनके खुद के सिटीज़न को नहीं पता होगा कि हमारे जो स्पेस मिशन है ये फेल कर गए। कहीं ना कहीं जो सामने जापान है जैसे फेल कर गया इनका मिशन, उसके बाद यूएसए फेल कर गया, उसके अलावा यूएसए, कनाडा, मेक्सिको रिसेंटली तीनों ने मिलकर खुद का एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था पेरिग्रीन मिशन 1। इसमें भी कैनेडियन साइंटिस्ट, मेक्सिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट तीनों ने मिलकर कोशिश करी थी कि लैंडर रोवर उतारेंगे मून के सरफेस पे। पूरा मिशन फेल कर गया। ये 2024 के शुरुआत में हुआ था। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि मून पे लैंड करना कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना कंट्रीज फेल कर जाती है यहाँ पे। और इसी लिस्ट में गिनती के आपको मिशन मिलेंगे जहाँ पे तीनों चीज़ सक्सेसफुल है। फॉर एग्जांपल चंद्रयान में आप देखोगे लैंडर, रोवर, एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल। ट्रूली स्पेस के फील्ड में मैं तो कहूँगा इंडिया एक अब प्रॉपर सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि जो हम लगातार करके दिखाते हैं सक्सेसफुली, ये बाकी इंडिया से कई गुना ज़्यादा जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्री है वो भी नहीं कर पाएंगे। नाउ ये है मेरे वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ की घोषणा कर दूँ, जो मित्सुबिशी कंपनी है, मैं इसके ऊपर प्रॉपर केस स्टडी लाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। जैसे ही ये अपडेट होगा तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।